हेलो स्टूडेंट, कल अपन ने अकाउंट के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम अकाउंट के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, कैलकुलेट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। जो एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, निर्वित हो रहा है, अपन उसका हिस्सा कैसे निकालते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो अपन को इसमें निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिटायरिंग ऑफ द डेड पार्टनर। बिजनेस से अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम सबसे पहले क्या, बाय वाली साइड में सैलरी लिखेंगे, उसको जो हमें बोनस देना है वो लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट होता है वो लिखेंगे, गुडविल जितने उसका ख्याति में हिस्सा बनता है वो भी हम उसका कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस में जो भी रिजर्व्स यानी कि सेविंग्स थी वो, और प्रॉफिट, ये सब चीजें हम जोड़ देंगे। और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, जाने वाले पार्टनर को जो लॉस था बिजनेस में वो। ड्राइंग, अगर एक पार्टनर की मृत्यु हुई है और अगर उसने मृत्यु से पहले बिजनेस से कुछ पैसा निकाला तो ड्राइंग, और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है बिजनेस में, उससे हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ये सारी चीजें हम माइनस कर देंगे। तो बाय वाली साइड की हम सारी चीजें जोड़ करके ये जो टू वाली साइड है जितनी भी चीजें हम माइनस कर देंगे। तो जाने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। बिजनेस से एक जो पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है, अगर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक कानूनी उत्तराधिकारी बिजनेस में आता है हिस्सा मांगने के लिए, तो हम उसको किस किस चीज में हिस्सा देंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड। सबसे पहले बिजनेस से जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है हमें उसका लाभ में हिस्सा निकालना होता है। दूसरा पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल में जो पार्टनर जा रहा है बिजनेस में जिसकी मृत्यु हो चुकी है, हमें उसका हिस्सा गुडविल का भी कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम गेनिंग रेशियो में जो पुराने पार्टनर हैं वो जाने वाले पार्टनर को हिस्सा देते हैं। जिस पार्टनर की डेथ यानी कि मृत्यु हुई है उसको हमें बिजनेस में जो ऐसे लाभ हैं जो अपन ने अभी तक बांटे नहीं है, जो भी हमारे पास रिजर्व या फंड है, उसमें जो भी शेयर बनता है वो हम जाने वाले पार्टनर को उसमें भी हिस्सा देंगे। हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी जो भी संपत्तियां और दायित्व हैं उसमें जो भी लाभ और हानि होती है वो भी हम, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है उसको शेयर में हिस्सा देंगे। पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके हम ये तो जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है उसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। बिजनेस से जो पार्टनर रिटायर हुआ है हम उसका हिस्सा उसको कितने विधियों यानी कितने मेथड से देते हैं वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो जो हमारा पहला मेथड होता है वो होता है पेमेंट इन कैश। इस मेथड को हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास बिजनेस में पर्याप्त पैसा होगा। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्री है। जाने वाले पार्टनरों को जो हमें देना है वो, और हम उसको नगद में पूरा एक साथ लमसम पेमेंट कर देंगे, एक किस्त में पेमेंट कर देंगे, उसको अपन बोलते हैं टू कैश अकाउंट। हमारा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है बिजनेस में तो हम एक जाने वाले पार्टनर को जो शेयर में हिस्सा देंगे, पहले रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। हम सबसे पहले उसका जो पैसा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जितना हमने उसको पैसा दे दिया है वो ठीक है, और जो नहीं दिया है, जो बैलेंस है हमारे पास, उस पर ब्याज चलेगा। तो ब्याज अगर हम देंगे तो ये हमारे लिए लॉस है, लॉस ऊपर, टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट नीचे। ये अभी हमें ब्याज इसको दिया नहीं, हमने देना है, तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। और तीसरी एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जाने वाले पार्टनरों को हम उसका पैसा देंगे और वो नगद पेमेंट कर देंगे। तीसरा मेथड होता है हमारा पेमेंट बाय एनुटी यानी कि वार्षिकी विधि। इसमें रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एनुटी सस्पेंस अकाउंट। हम इसमें एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है हम उसके नाम से उसकी जो अमाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, और जितना पैसा हमने उसको देना है उस पर ब्याज भी चलेगा। तो सेकंड एंट्री ये हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ब्याज हमें देना तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, टू एनुटी सस्पेंस अकाउंट। और तीसरा एनुटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब हम पेमेंट कर देंगे रियल में तो कैश नीचे आ जाएगा, और हमने जो उसका पेमेंट करना है किस्तों में वो एनुटी सस्पेंस ऊपर आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन ए पार्टनरशिप फर्म बी डिसॉल्व्ड, राइट द मेथड।
किन परिस्थितियों में एक बिजनेस का समापन हो सकता है, हमें कुछ मेथड भी बताने हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप, एक बिजनेस का हमेशा हमेशा के लिए समाप्त यानी कि खत्म हो जाना। इसी को अपन बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का एंड हो रहा है। ऑन द एंटायर फर्म, द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स कम्स टू एन एंड। अगर एक बिजनेस बंद हो रहा है तो अपने आप पार्टनरों के जो रिलेशन है वो अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक साझेदारी फर्म के समापन की जो विधियां हैं वो 5 विधियां ये है हमारे पास। पहला मेथड है इसमें हमारा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सारे पार्टनर आपस में सहमत हो जाएंगे कि हाँ हमें अपने बिजनेस को बंद करना है, इस तरह से हम अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस कि बिजनेस हमारा लगातार घाटे में जा रहा है, कई साल से हमारा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है और हमें अपने बिजनेस को कंपलसरी बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन हैपनिंग इन सर्टेन इवेंट। बिजनेस में कुछ ऐसी घटना घट जाए या फिर हमारे बिजनेस में कुछ गैर कानूनी यानी कि अनलॉफुल वर्क हो रहा है तो भी हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस। किसी एक पार्टनर ने बिजनेस में एक नोटिस दिया हो बाकी के पार्टनरों को कि मैं आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, मैं बिजनेस से जाना चाहता हूं, तो उन कंडीशनों में भी बिजनेस को हमें बंद करना पड़ता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट के थ्रू भी ऑर्डर आते हैं बिजनेस को बंद करने के। तो ये कुछ कंडीशंस थी बिजनेस के समापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी का विघटन। इसमें हो सकता है बिजनेस में से कोई एक या दो पार्टनर जा रहे हो, 3 पार्टनर जा रहे हो, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। जबकि इसमें क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म मतलब हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है वही बंद हो जाएगा। तो हम इन दोनों में जो डिफरेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं। एक पार्टनरशिप बिजनेस का समापन और एक साझेदारी का समापन, इन दोनों में क्या अंतर है ये अंतर हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म इज नॉट एसेंशियल। अगर बिजनेस से एक साझेदार जा रहा है तो हम उसको जाने देंगे, लेकिन इस कंडीशन में जो व्यापार है उसका बंद होना जरूरी नहीं है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में क्या लिखा है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप विल बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो साझेदारों के आपस में जो संबंध है वो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये हमारा पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, इन दिस कंडीशन द बिजनेस कंटिन्यूज टू रन। अगर बिजनेस से कोई एक या दो साझेदार जा रहे हैं तो जाने देंगे, लेकिन हमारा जो बिजनेस है ना वो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में, इन दिस कंडीशन द बिजनेस टोटली एंड। अगर हम अपने बिजनेस का ही समापन कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस हमें ऑटोमेटिकली बंद करना ही पड़ेगा। यहाँ पर व्यापार अपने आप ही बंद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म हो रही है या बिजनेस से कोई एक या दो पार्टनर जा रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या बनाते हैं, उस कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जबकि अगर हम अपना व्यापार ही बंद करने जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता बनाना पड़ता है, जो कि बिजनेस में एक ही बार बनता है जब बिजनेस को वाइंड अप कर रहे होते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इन दिस ओनली वन और टू पार्टनर लीव द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में साझेदार एक या दो बिजनेस से जाते हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, इन दिस ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। इसमें सारे के सारे पार्टनर बिजनेस से छोड़ करके चले जाते हैं, बिजनेस को हमेशा अगले में बंद करना पड़ता है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है, एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट आर ओपन्ड। इसमें हमें संपत्ति और दायित्व के जो खाते होते हैं वो खोलने पड़ते हैं, जबकि अगर हम अपना व्यापार ही बंद कर रहे हैं तो एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट आर क्लोज। इसमें हमें अपने संपत्ति और दायित्व के जो खाते होते हैं वो हमेशा के लिए बंद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक व्यापार को बंद करने की या एक व्यापार को समापन करने की विधियां बताइए। पहला पॉइंट है हमारा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, समझौते द्वारा विघटन। व्हेन ऑल पार्टनर म्यूचुअली एग्री टू क्लोज द बिजनेस। जब सारे के सारे पार्टनर आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं
कि अब हमें आपस में बिजनेस नहीं करना है, हमें जितने समय के लिए बिजनेस करना था हम काफी साल तक बिजनेस कर चुके हैं, अब अपना बिजनेस अपनी मर्जी से बंद करने जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनिवार्य विघटन। व्हेन ऑल पार्टनर और ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, ये किस कंडीशन में होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन? जब बिजनेस में एक या एक को छोड़ करके जो साझेदार होते हैं वो दिवालिया हो जाए। दूसरी कंडीशन, व्हेन द बिजनेस बिकम्स इलीगल, जब हमारा बिजनेस इलीगल मतलब गैर कानूनी इसमें काम हो रहा है, तभी बिजनेस को हमें कंपलसरी बंद करना ही पड़ेगा, अनिवार्य विघटन करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है व्हेन एन इवेंट मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल, जब बिजनेस में कुछ गैर कानूनी काम हो रहा हो तो फिर हमारे बिजनेस को अनिवार्य यानी कि कंपलसरी में बंद करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कंटीजेंसीज, अचानक हमारे बिजनेस में कोई ऐसी घटना घट जाए जिसका हमें पहले से मालूम नहीं था, जैसे कि एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, हमने बिजनेस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 5 साल के लिए किया था, जैसे हमारे 5 साल पूरे होते हैं हम अपने बिजनेस को समाप्त कर देंगे। कंप्लीशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, हमने जो अपना व्यापार शुरू किया था वो एक खास टारगेट के लिए शुरू किया था, जैसे ही हमारा टारगेट खत्म होता है ऑटोमेटिक बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर बिजनेस में किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तो सारे के सारे पार्टनर अगर बिजनेस को बंद करना चाहे तो बिजनेस को बंद किया जा सकता है। और लास्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा है तो हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, किसी एक साझेदार के द्वारा अगर अन्य पार्टनरों को नोटिस दिया जाता है कि हमें अपना बिजनेस बंद करना है, तो इस तरह से भी हम अपने व्यापार को बंद कर सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इसमें किसी भी पार्टनर की जो मर्जी होती है वो बाकी दूसरों लोगों को नोटिस वगैरह दे करके बिजनेस को समाप्त करने का ऑर्डर वगैरह कोर्ट के जरिए बिजनेस में ला सकता है। लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, एक व्यापार को अगर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आते हैं कुछ तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, जैसे परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर, लगातार हमारे बिजनेस में जो पार्टनर है वो इनकैपेबल है, व्यापार नहीं करने के योग्य नहीं है, तो हम ऐसे कंडीशन में कोर्ट के थ्रू बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर आ सकता है। नेक्स्ट है मिसकंडक्ट ऑफ ए पार्टनर, अगर हमारा कोई साझेदार है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो हमारे कस्टमर से ठीक से ट्रीट नहीं करता है कस्टमरों को, तो भी कोर्ट के थ्रू व्यापार को बंद करने का ऑर्डर आ सकता है। कंटिन्यूअस लॉसेस, लगातार हमारा व्यापार घाटे में जा रहा है तो भी हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। लुनेटिक एंड अनसाउंड माइंड ऑफ एनी पार्टनर, अगर बिजनेस में कोई एक पार्टनर है जो कि अनसाउंड माइंड मतलब उसकी दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है, तो बाकी के जो पार्टनर है वो उसका फायदा उठा सकते हैं, उसका हिस्सा जो होता है उसका जो शेयर है वो हड़प सकते हैं। तो ऐसी कंडीशनों में भी अगर कोर्ट को मालूम चल जाए तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में एक व्यापार को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, वसूली खाता कैसे बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जो वसूली खाता होता है वो एक नाम मात्र खाता होता है। ये एक नंबर की ओटी में क्वेश्चन आ सकता है, वसूली खाता जो होता है वो रियल अकाउंट होता है या पर्सनल अकाउंट होता है या फिर नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जो वसूली खाता होता है वो हमारा एक नाम मात्र खाता होता है। प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वसूली खाता कंपनी की लाइफ में एक ही बार बनता है, जब हमारा व्यापार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा था उस कंडीशन में। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो कैसे बनता है? इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी एसेट्स डेबिट साइड में और सारी की सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में बुक वैल्यू में उतारते हैं। जितनी भी जो एसेट्स होती हैं उनको हम बेचेंगे तो बाय वाली साइड में हमारे पास पैसा आएगा, सेल ऑफ एसेट्स, और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनका पेमेंट हमें टू वाली साइड यानी कि डेबिट वाली साइड में करना पड़ता है, तो इसी को अपन बोलते हैं पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पेमेंट वाली साइड में हमें बिजनेस को बंद करने के जो खर्चे होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो भी लिखने पड़ते हैं, और लास्ट में जो भी हमारा उसका डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम पार्टनरों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें हमें अपनी सारी संपत्तियां वगैरह बेच करके सारे दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप वसूली खाते में और पुनर्मूल्यांकन खाते में डिफरेंस बताइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता और रियलाइजेशन अकाउंट मतलब होता है वसूली खाता। इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो कब बनता है? जब हम अपने व्यापार को हमेशा के लिए बंद कर रहे होते हैं। जबकि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब कोई एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा होता है या फिर कोई एक पार्टनर बिजनेस में आ रहा होता है, उस कंडीशन में हम ये अकाउंट बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और अगर हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है तो उस कंडीशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता बनाते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, इट इज प्रिपेयर टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज की जो नई वैल्यू है उसको चेक करने के लिए बनाते हैं। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। संपत्तियों को बेच करके कितना रुपए हमारे पास आ रहा है और लायबिलिटीज का पेमेंट हमें करने के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, इसलिए अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर ओपन। इसमें संपत्तियों और दायित्व खाते खोले जाते हैं। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में द अकाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर क्लोज। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के खाते बंद किए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी लाभ और हानि होती है वो हम ओल्ड पार्टनरों को बांट देते हैं और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। जबकि जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं उसमें हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम सारे के सारे पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर्स? आप अपशिष्ट याचना से क्या समझते हैं? A company can demand the amount of shares in calls after receiving application and allotment money. कंपनी के पास जो भी पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर आ जाता है उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो पैसा मांगती है। अगर हमारा कोई भी एक शेयर होल्डर हमें फर्स्ट या सेकंड कॉल का पैसा नहीं देता है तो इसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन? आप अल्प अभिदान और अति अभिदान से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब होता है अल्प यानी कि कम। When the share application received by the company is less than the share offered to the public, then this situation is called under subscription of shares. कंपनी के द्वारा जितने शेयर इशू किए जाते हैं, कंपनी के पास जब पैसा उससे कम शेयर पर आता है तो इसी को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं लेकिन कंपनी का पैसा आया सिर्फ 8,000 शेयर पर, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। और इसका ठीक अपोजिट कर लें तो ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितने शेयर इशू करती है, मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं लेकिन पैसा आ रहा है हमारे पास 12,000 शेयर पर या 12,000 आवेदन पर हमारे पास पैसा आया है, तो इसी को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितने शेयर इशू करती है जब पैसा उससे ज्यादा शेयर पर आ जाता है तो इसी को हम ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि अति अभिदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन? आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन से क्या समझते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी मस्ट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक वो सब्सक्रिप्शन होता है जिसपे कम से कम कंपनी के पास इतनी रकम आई हो एप्लीकेशन पर फ्रॉम द पब्लिक बिफोर इट कैन स्टार्ट बिजनेस और अलॉट शेयर। कंपनी के पास शेयर बांटने से पहले कम से कम इतने शेयर पर पैसा आ ही जाता है, उसी को अपन बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। आप कंपनी की 4 विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट है हमारा, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड अंडर सर्टेन लॉ। कंपनी का जन्म कानून के अंतर्गत होता है। कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तब कोई कंपनी का निर्माण यानी कि पुनर्गठन होता है। नेक्स्ट, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी कुछ आदमियों का समूह होता है। तीसरा पॉइंट, द लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके दायित्व कैसे होते हैं? सीमित होते हैं।
सीमित मतलब अगर हमारा व्यापार घाटे में जा रहा है तो हमें सिर्फ उतना ही पैसा चुकाना पड़ेगा जो हमने व्यापार में लगाया था। हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बिकने की नौबत नहीं आएगी। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, एनी पर्सन हु परचेजेस द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बिकम इट्स मेंबर। जो आदमी कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का सदस्य बन जाता है। A joint stock company has its common seal which is legally acceptable by all the concerned। हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है जो कि हर जगह इस्तेमाल यानी कि लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 28, आप इक्विटी शेयर यानी कि समतांश, प्रेफरेंशियल शेयर मतलब पूर्वाधिकार, इन दोनों अंशों में अंतर बताइए। तो पहला पॉइंट है हमारा, रेट ऑफ डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड इन इक्विटी शेयर। हम जो पैसा बैंक में डालते हैं उस पर हमें मिलता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और जो पैसा हम किसी कंपनी में लगाते हैं शेयर में, उस पर जो ब्याज मिलता है उसको हम ब्याज नहीं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ में हिस्सा। तो जो इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के असली मालिक होते हैं, तो मालिकों का जो हिस्सा होता है, मालिकों का जो लाभ की दर होती है वो पहले से तय नहीं रहती है। जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, पूर्वाधिकार अंश, इनकी जो लाभ की जो दर होती है वो पहले से फिक्स रहती है यानी कि तय रहती है। दूसरा नंबर पॉइंट, शेयर ऑफ डिविडेंड इज गिवन आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। हम इक्विटी शेयर होल्डरों वालों को जो लाभ में हिस्सा देते हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डरों को देने के बाद में देते हैं, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर वालों को हम जो लाभांश देते हैं वो सबसे पहले देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डरों से पहले दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ दी शेयर आर लेस। जो हमारे समतांश होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, वो कम कीमत वाले होते हैं, जबकि हमारे जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं वो ज्यादा कीमत वाले होते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिविडेंड इज हाई। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसलिए इनकी लाभांश की जो दर होती है वो काफी ऊंची रहती है, जबकि जो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं इनकी लाभ की दर काफी नीची रहती है। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क इज मोर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं, इनकी जोखिम जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, जबकि जो पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं इनकी जो रिस्क होती है, इनकी जो जोखिम होती है वो कम रहती है। इट इज द ऑनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के लेनदार होते हैं, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। आप अंश में और स्कंद में अंतर बताइए। तो पहला है हमारा, एवरी शेयर एज अ फेस वैल्यू। हर एक अंश का एक फेस वैल्यू यानी कि एक अंकित मूल्य होता है, जबकि स्टॉक डू नॉट हैव फेस वैल्यू। जो स्कंद होता है उसका एक अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए शेयर इज फुली पेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि शेयर पर पूरा पैसा आ ही जाए, जबकि वही शेयर स्टॉक बनते हैं जिन पर एंड तक पूरा आखिरी पैसा हमारे पास आ जाता है। तीसरा डिफरेंस, शेयर इज ट्रांसफर एट फुल वैल्यू। जो शेयर होता है उसको हम फुल वैल्यू का ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर इन पार्ट्स। जबकि जो स्टॉक होता है, स्कंद होता है, उसको हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन पार्ट्स में यानी कि छोटे छोटे जो फ्रैक्शन है उनमें कर सकते हैं। शेयर आर ऑलवेज रजिस्टर्ड। जो अंश होते हैं, शेयर होते हैं, वो हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर। जबकि जो स्टॉक होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना या रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। एवरी शेयर एज अ डेफिनेट नंबर। हर एक शेयर का एक सीरियल नंबर होता है, फिक्स एक नंबर पहले से तय रहता है, जबकि जो स्टॉक होता है उसका कोई भी नंबर नहीं होता है। लास्ट और आखिरी पॉइंट है, एवरी शेयर होल्डर इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। हर एक शेयर होल्डर यानी कि हर एक अंशधारी कंपनी का एक सदस्य, एक मेंबर होता है, जबकि जो कंपनी का स्टॉक होल्डर होता है वो कंपनी के सदस्य हो ये जरूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट, आज अपन अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है वो है 30 नंबर का, सीरियल नंबर 30, एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। आप इक्विटी शेयर मतलब समता अंशधारियों की विशेषताएं बताइए। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, हमें इक्विटी शेयर की विशेषताएं पढ़नी है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसलिए इनकी जो लाभ की जो दर होती है वो पहले से तय नहीं रहती है। इनको लाभ में हिस्सा ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, या हो सकता है जिस साल व्यापार में घाटा होगा हम इनको लाभ देंगे ही नहीं। दूसरा पॉइंट,
द होल्डर ऑफ द शेयर रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्री प्री मतलब होता है पहले, पहले हम पूर्वाधिकार अंश वालों को लाभांश में हिस्सा यानी लाभ में हिस्सा देते हैं, उसके बाद जो बिजनेस के असली मालिक होते हैं उनको लाभ में हिस्सा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। इनके जो लाभ की दर होती है या उनका जो लाभांश होता है वो पहले से फिक्स नहीं रहता, कम ज्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। चौथा पॉइंट, दीज आर ए टाइप ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर के तौर पर जो पैसा कंपनी में आता है वो कंपनी की एक स्थायी पूंजी का काम करता है। पांचवा पॉइंट, दे एंजॉय वोटिंग राइट्स इन एवरी मैटर। क्योंकि ये कंपनी के असली मालिक होते हैं इसलिए ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं और ये कंपनी में हर एक मैटर पर वोटिंग राइट्स मतलब वोट देने का अधिकार भी रखते हैं। लास्ट पॉइंट, दीज शेयर हैव मोर रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं इसलिए इनकी रिस्क या जोखिम ज्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, हमने 15 से लेकर 30 तक अपने जो क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।